हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आप लोगों को 2 लेक्चर पढ़ा दिया है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 पढ़ेंगे, ठीक है। और लेक्चर नंबर 3 में आज हम डिस्कस करेंगे खास करके एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पॉलिनॉमियल एंड यूक्लिडियन रिंग्स। जो लोग मेरे स्टूडेंट रहे हैं वो सभी लोग जानते हैं कि हमने क्लास में पॉलिनॉमियल और यूक्लिडियन रिंग नहीं पढ़ाया था, और यही एक ऐसा आर्टिकल था जो पूरे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में बच गया था। कुछ लोगों ने पढ़ा भी था और कुछ लोगों का नहीं हो पाया था। तो आज हम पॉलिनॉमियल और यूक्लिडियन रिंग्स पर कुछ ऐसे कंसेप्ट और बहुत कम क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन से आप सारा क्वेश्चन कर डालेंगे। तो खूब ध्यान से इस लेक्चर को देखिए, समझने की कोशिश करिए। हम इस पॉलिनॉमियल और यूक्लिडियन रिंग में लगभग पॉलिनॉमियल और यूक्लिडियन रिंग से बनने वाले जितनी पॉसिबल क्वेश्चंस हैं हमने उसको एक जगह इकट्ठा किया है। हालांकि इसमें क्वेश्चन तो बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, जो मतलब कहा जा सकता है जिसकी कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है कितने ही क्वेश्चन बनेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन आपके डीडीयू एग्जाम के लिए और कुछ अन्य कंपटीशंस के लिए जितना हमने लिखा इतने में ही सब कुछ मिल जाएगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्चुअली कहा जाए तो जो पुराने 2 लेक्चर हैं उसी का बचा हुआ एक हिस्सा है। हमने लिखा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो रिंग ऑफ इंटीजर का कितना होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर r प्लस डॉट एक रिंग है, तो अगर r प्लस डॉट एक रिंग है तो कैरेक्टरिस्टिक का क्या मतलब होता है। r प्लस डॉट अगर एक रिंग है तो आप सभी लोग जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यह होता है आपको लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n मिल जाए सच दैट n a की जो वैल्यू है, n a का मतलब समझ रहे हैं क्या है कि a जो है कोई भी एक एलिमेंट है। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं फॉर एनी a बिलोंग्स टू रिंग r। ये रियल नंबर का सेट नहीं है, रिंग है। a बिलोंग्स टू r, हालांकि रियल नंबर भी रिंग बनाता है। तो कहने का मतलब यह होता है कि अगर r प्लस डॉट कोई रिंग है तो कोई आपको लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा मिल जाए कि रिंग में रहने वाले प्रत्येक एलिमेंट को जब n बार आपस में जोड़ा जाए। देखिए n a का मतलब ये लिखा है कि a को n बार जोड़ा गया है, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितनी बार, n बार, तो क्या बन जाएगा, n a बन जाएगा। मतलब किसी भी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है कि आपको एक लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n ऐसा मिल जाए कि जितनी बार रिंग के प्रत्येक एलिमेंट को अगर हम लोग उतनी बार आपस में जोड़ दें तो आंसर क्या आ जाए, रिंग का 0 आ जाए। तो ऐसी सिचुएशन में जो लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n है इसको कहते क्या है, यही कैरेक्टरिस्टिक है दिए हुए रिंग की। दुनिया में तमाम सारी ऐसी रिंग्स हैं जिनके पास इस तरह का लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n नहीं मिलता है, अर्थात कोई भी ऐसा n नहीं होता है कि आप इतने बार चाहे कोई भी एलिमेंट ले लीजिए रिंग r का, आपस में ऐड करने पर आंसर 0 ऑफ द रिंग दे दे। मतलब हर रिंग के लिए यह n मिलना जरूरी नहीं है। तो जिन रिंग के लिए यह n नहीं मिलता है कहा जाता है कि उस रिंग की कैरेक्टरिस्टिक या तो 0 होती है या तो इनफाइनाइट होती है। तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में इन जनरल कहते हैं कि रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 0 है। समझ गए बात। जैसे सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन एक रिंग बनाता है, और आप जानते हैं कि इसमें अगर आप सोचिए काश कोई हमको एक ऐसा n मिल जाए कि किसी भी इंटीजर को उतनी बार जोड़ा जाए और आंसर 0 आ जाए। इस रिंग का 0 कौन होगा, 0 एलिमेंट, इसका 0 ही होगा। तो मान लिया कि आपने 1 ले लिया, 1 इंटीजर है ना, बताइए 1 को आपस में कितनी बार जोड़ेंगे कि आंसर 0 आएगा, कभी नहीं आएगा। अर्थात इसके पास कैरेक्टरिस्टिक नहीं होगा, इस तरह का लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। जिसके पास नहीं होता है उसको बोलते हैं कि ये रिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0 है। तो जो रिंग ऑफ इंटीजर होता है वो रिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक 0 का होता है। सिमिलरली एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ इंटीजर लिखा है वहाँ रियल नंबर का भी लिख सकता है। सिमिलरली एग्जाम में जहाँ इंटीजर लिखा है वहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर भी लिख सकता है, ठीक है। जहाँ इंटीजर लिखा है वहाँ रेशनल नंबर भी लिख सकता है, क्योंकि ये भी रिंग बनाता है, ठीक है। गॉसियन इंटीजर भी लिख सकता है, जेडाई टाइप का ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। जेडाई ये भी रिंग बनाता है। तो ये जितने भी तरह के रिंग हैं, सी हुआ, क्यू हुआ, जेडाई हुआ, आर हुआ, सेट ऑफ इंटीजर हुआ, ये सब रिंग बनाते हैं और इन सब की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, 0 होती है। तो आपके इसी एक क्वेश्चन में
हमने कई सारा क्वेश्चन बता दिया। यहाँ जहाँ इंटीजर लिखा है एग्जाम में रियल भी लिखा रहेगा तो भी जीरो आंसर होगा, रेशनल लिखा रहेगा तो भी जीरो होगा, कॉम्प्लेक्स लिखा होगा तो भी जीरो होगा, समझ गए, इंटीजर लिखा होगा तो भी जीरो होगा। ये बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आई थिंक हमको लगता है नंबरिंग करने में गड़बड़ी है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ही लिखा है, इसी पे हम लोग आते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। चलिए सही ढूंढा जाए क्या है। आप देखिए जब इन सारे क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको एक टर्म दिख रहा है रिड्यूसिबल और एक टर्म दिख रहा है इरिड्यूसिबल। तो पहले आप इन टर्म का मीनिंग समझ लीजिए कि रिड्यूसिबल और इरिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है। जैसे पॉलिनोमियल है ना, तो कह रहा है पॉलिनोमियल रिड्यूसिबल होगा। रिड्यूसिबल होगा मतलब ये है कि x की कोई एक ऐसी वैल्यू यहाँ मिल जाएगी जो इसको क्या कर देगा, पुट करने पर ये ओवरऑल वैल्यू को जीरो दे देगा, है ना। जीरो मतलब जिस रिंग में या जिस फील्ड में बात कर रहा है। अच्छा ऐसे ही ये इसकी अगर बात कर रहा है कि ये इरिड्यूसिबल कैसा है, इसका मतलब ये है कि जिस फील्ड में बात कर रहा है, बात को ध्यान दीजिएगा, जिस फील्ड में बात कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए फील्ड की बात किया है तो फील्ड कैसा है, इंटीजर मॉडुलो 2 है। इंटीजर मॉडुलो 2 मतलब समझ रहे हैं, ये जो Z2 होता है ना, Z2 ये फील्ड बनाता है। और Z2 का मतलब आप लोग जानते हैं कि Z2 का मतलब क्या होता है। Z2 में मात्र 2 ही एलिमेंट होता है, एक 0 होता है और एक क्या होता है 1 होता है। रेडिड्यू क्लासेस मॉडुलो 2 में यही ना होता है 2 ही एलिमेंट। तो कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है फील्ड ऑफ इंटीजर मॉडुलो 2 अर्थात इस वाले फील्ड के ऊपर कैसा है, रिड्यूसिबल है। रिड्यूसिबल मतलब कि इन्हीं दोनों में से कोई एक नंबर इसको सेटिस्फाई कर देगा अर्थात जीरो कर देगा। अभी चेक किया जाएगा, पहले बस मतलब समझिए। रिड्यूसिबल का मतलब यह होता है कि जिस फील्ड के ऊपर बात करेगा उस फील्ड के एलिमेंट को जब x के जगह पुट करेंगे तो अगर जीरो दे देगा तब रिड्यूसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ गए बात। चलिए जैसे हम चेक करते हैं, कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल है x² + x + 1 ये रिड्यूसिबल है। किसके ऊपर कह रहा है, फील्ड ऑफ इंटीजर मॉडुलो 2 अर्थात Z2। यहाँ अगर लिखा रहेगा फील्ड ऑफ इंटीजर मॉडुलो 3 तो Z3, अगर यहाँ लिखा रहेगा फील्ड ऑफ इंटीजर मॉडुलो 5 तो मतलब आप समझ जाइएगा Z5। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी लिखा रहेगा तो नीचे कोई प्राइम नंबर ही लिखा रहेगा, क्योंकि प्राइम नंबर होने पर ही ZM फील्ड बनाता है, नीचे प्राइम होने पर। इसीलिए 2, 3, 5, 7 इन सब का इस्तेमाल कर सकता है, Z11 का इस्तेमाल कर सकता है। समझ गए बात। तो यहाँ पे किसका इस्तेमाल किया है, Z2 का इस्तेमाल किया है। अच्छा जीरो को जरा पुट किया जाए तो 0 + 0 0 हो गया, +1 1 बचा, जीरो नहीं ना हुआ, ओवरऑल नहीं हुआ। ठीक है पूरी बात। अच्छा 1 को जरा रखिए तो 1 रखेंगे तो क्या होगा, 1 + 1 2 और 2 एक क्या हो जाएगा 3। कितना हुआ ओवरऑल जोड़ करके 3 हुआ। लेकिन किसके ऊपर बात कर रहे हैं, Z2 के ऊपर। तो 2 से आप भाग देंगे तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। अर्थात आप जब 1 को पुट कर रहे हैं तो आंसर आपका 1 आ रहा है। आप सोच रहे होंगे 3 था तो 1 आपने क्यों कर दिया। एक्चुअली Z2 जो है रेडिड्यू क्लास मॉडुलो 2 का है, तो 2 से बड़ा आंसर नहीं आ सकता है। जब आंसर आएगा तो 2 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा उसी को लिखते हैं। जैसे अच्छा जब 0 जब पुट किए हैं तो आप सोचेंगे तब तो आप भाग नहीं दिए हैं, तब पर भी दिए हैं। जब 0 पुट करेंगे तो 0 + 0 0 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो 1 बनेगा। 1 पहले ही जब 2 से छोटा था तो क्या भाग देते, छोटे नंबर में नंबर से भाग देने पर रिमाइंडर वही बचता है, इसीलिए तब पर भी 1 बचेगा। अगर यही 0 आ गया होता तो रिड्यूसिबल हो जाता। तो पहला ऑप्शन गलत है, ये रिड्यूसिबल नहीं होगा। बी कह रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल हो इरिड्यूसिबल है ओवर द फील्ड ऑफ इंटीजर मॉडुलो 2। ये तो सिंपल सी बात है, इरिड्यूसिबल है। क्यों, क्योंकि ना तो 0 रखने पर ये 0 दिया, अभी ऊपर हम लोगों ने जांच किया, और ना ही 1 रखने पर 0 दिया। इसका मतलब ये इरिड्यूसिबल, ये ऑप्शन क्या है, सही है। फिर कह रहा है कि द पॉलिनोमियल x² + 1 इरिड्यूसिबल होगा ओवर द फील्ड ऑफ इंटीजर मॉडुलो 2। कह रहा है कि Z2 पर ये जो होगा वो इरिड्यूसिबल होगा। जरा चेक करिए इरिड्यूसिबल होगा कि नहीं। 0 पुट करो तो क्या आएगा, 0 + 1 1 आएगा, तो आंसर 1 आ गया, 0 नहीं आया। ठीक। अच्छा 1 पुट करो तो क्या आएगा, 1 + 1 कितना बना, 2 बना, तो 2 के बराबर आ गया ना। 2 से दोबारा डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब जब हमने यहाँ पर 1 पुट किया तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 1 1 2 हो गया। लेकिन रेडिड्यू मॉडुलो 2 में बात कर रहा है तो 2 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बनेगा, 0। अर्थात 1 रखने पर एक क्या आंसर दे दिया, 0 दे दिया। जब 0 दे दिया इसका मतलब क्या हुआ कि Z2 के ऊपर
ये जो पॉलिनॉमियल है वो इरिड्यूसिबल नहीं है, रिड्यूसिबल है, क्योंकि 1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। आप लोगों में से कुछ लोग ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि 1 + 1 2 बन रहा है तो 0 क्यों लिखा गया है। एक्चुअली यह रेडिज्यू क्लास मॉडुलोयम पढ़ाते टाइम हमने कई बार बताया है कि जो बनता है फिर इससे डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आता है उसको लिखते हैं। जब 2 से 2 को डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो ये पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, इसीलिए यहाँ 0 लिखा है। समझ गए। तो ये ऑप्शन गलत क्यों है, ये ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि ये इरिड्यूसिबल कर रहा है, जबकि है क्या, ये रिड्यूसिबल है। तो ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन से आपको क्या सीख मिली। एग्जाम में इस तरह कोई एक पॉलिनॉमियल दे सकता है, सामने यहाँ कोई भी फील्ड दे सकता है, मॉडुलो 2 की जगह Z3 दे सकता है। Z3 देता तो कितने एलिमेंट होते, 0 1 2, तीनों को रख के सेटिस्फाई करा करके चेक करते। समझ गए। अच्छा, जब Z3 होता तो 3 से डिवाइड करते, जैसे यहाँ 2 से कर रहे हैं। तो आई थिंक अगर आपको आइडिया या समझ में आया होगा तो यहाँ Z3 लिखा रहे, Z5 लिखा रहे, सबके लिए आप कोई पॉलिनॉमियल दे दे तो चेक कर पाओगे कि रिड्यूसिबल होगा कि इरिड्यूसिबल होगा। समझ गए बात। तो इस तरह के तमाम सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है कि दी सॉल्यूशन ऑफ दिस इन द फील्ड Z7 + 7 मॉडुलो 7 इज। ये फील्ड क्यों है, क्योंकि नीचे प्राइम नंबर है। ठीक। अच्छा, अब जरा देखो, कह रहा है कि इसका सॉल्यूशन जरा बताओ, किस में, इस फील्ड में। यहाँ देखिए बीच में जो मल्टीप्लाई है ना, ये वाला मल्टीप्लाई छुपा है, क्योंकि इस फील्ड की बात कर रहा है। तो देखिए Z7 में जरा सोचिए कि कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। Z7 की अगर आप चर्चा करिए तो इसमें 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और क्या होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6 होगा। समझ रहे हैं ना। रेडिज्यू क्लास मॉडुलोयम में 0 से लेकर m-1 तक होता है। इसका मतलब यह होता है कि दुनिया के किसी भी नंबर को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचने की इतनी ही संभावनाएं होती हैं। भाई 7 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे तो 7 से बड़ा नहीं ना रिमाइंडर आ जाएगा, 7 के बराबर भी नहीं आएगा, क्योंकि 7 के बराबर आएगा तो 7 दोबारा डिवाइड करके 0 बना देगा। तो रिमाइंडर आने की इतनी पॉसिबिलिटी है ना। अच्छा, अब इसी फील्ड में पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन बताओ। तो सॉल्यूशन बताने का मतलब ये है, इसी में से नंबर को रखिए, अगर कोई नंबर रखने पर इसको सेटिस्फाई कर देगा तो इसका मतलब वही नंबर इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। अच्छा चलो, मान लो 0 रखते हैं तो 0 × 3 0 बन जाएगा, 2 तो आया ही नहीं, तो 0 सॉल्यूशन नहीं होगा। समझ गए बात। अच्छा, ये सॉल्यूशन नहीं होगा। 1 जरा रखो, तो 1 रखेंगे तो 3 × 1 3 हुआ ना। और 3 को अगर 7 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही रहेगा, क्योंकि 3 छोटा है, तो 2 नहीं आया, क्योंकि 3 एक कम में 3 ही बन गया, 2 तो नहीं आया, तो 1 भी नहीं हो सकता है। बात समझ पाए। ये भी जो है सॉल्यूशन नहीं होगा। 2 रखिए तो 3 × 2 6 होगा, और 6 जो आया इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे तो 6 ही रहेगा ना रिमाइंडर, क्योंकि 6 ऑलरेडी छोटा है 7 से, तो 6 आया, 2 तो आया नहीं। भाई ऐसी वैल्यू रखनी है जो 2 आ जाए आंसर, तो 2 भी नहीं होगा। ठीक। अच्छा, 3 को रखो, तो 3 को रखेंगे तो 3 × 3 9 हुआ ना। अच्छा, 9 को 7 से डिवाइड करोगे तो 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 आ गया, 2, अर्थात 3 एक सॉल्यूशन आपको मिल गया। 3 इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन होगा। समझ में आया क्यों होगा, क्योंकि जब 3 को यहाँ रखा है x की जगह तो 3 × 3 9 हो गया। अब ये 9 नहीं देखा जाएगा, चूंकि Z7 में बात हो रहा है तो 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचा, 2 आ गया राइट हैंड साइड, इसीलिए x = 3 इसका एक सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पे टिक मार दीजिए, x = 3 आ गया एक सॉल्यूशन। समझ गए ना। अच्छा, और भी जरा चेक कर लेते हैं। 4 मान लो रखेंगे तो क्या आएगा, 4 × 3 = 12, 12 बचेगा ना, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 5 रिमाइंड, 2 आया नहीं, तो ये भी नहीं होगा। समझ गए। 5 रखते तो क्या आता, 15 होता, और अगर 15 हुआ तो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 1 बचा है, आना क्या चाहिए था, 2। अच्छा, 6 रखते तब क्या होता, 6 रखते तो 18 बनता, और 7 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर 4 बचता, फिर 2 नहीं आया, अर्थात ये भी नहीं होगा। समझ गए बात। तो आंसर कौन सा होगा, 3 होगा, क्योंकि 3 ही इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब समझिए इस बात को। ऐसे ही यहाँ कोई और इक्वेशन दे देगा, और यहाँ हो सकता है कोई और फील्ड दे दे। जैसे यहाँ मान लीजिए कि Z11 दे दे, तो आप क्या करोगे, 0 से लेकर 10 तक इसको लिख लोगे और चेक कर लोगे, जैसे हमने चेक किया। हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन।
कह रहा है इसमें आप करेक्ट ऑप्शन का चुनाव करिए। कैसे करेक्ट ऑप्शन चुनेंगे ध्यान दीजिए। पहले कह रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन में एक्स स्क्वायर माइनस 7 जो होता है वो इरिड्यूसिबल होता है ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर। देखिए यहाँ पे आपके पास फील्ड तो दिया है लेकिन कैसा दिया, रेशनल नंबर का दिया है। तो देखिए इरिड्यूसिबल का मतलब ये हुआ कि आप इसको दो हिस्सों में नहीं तोड़ पाएंगे। किसके ऊपर, फील्ड ऑफ रेशनल नंबर के ऊपर। अच्छा ये क्या कह रहा है, फील्ड ऑफ रेशनल नंबर का मतलब देखिए जब एक्स स्क्वायर माइनस 7 लिखा है ना तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है और ये कोफिशिएंट क्या है -7। तो दोनों कोफिशिएंट रेशनल नंबर है ना, एक्चुअली इंटीजर है और हर इंटीजर रेशनल होता है। तो ये पॉलिनोमियल रेशनल के ऊपर है। ठीक, इरिड्यूसिबल का मतलब यह है कि इसको इससे छोटे डिग्री के दो पॉलिनोमियल में नहीं तोड़ सकते हैं जिसके कोफिशिएंट रेशनल के हो। जैसे इसको अगर आप दो भागों में तोड़ना चाहोगे तो देखो जब दो भाग में तोड़ोगे एक्स स्क्वायर माइनस 7 को तो बहुत कर सकते हो। तो एक ब्रैकेट में लिख लोगे एक्स प्लस √7, हाँ, और दूसरे वाले ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं एक्स माइनस √7। समझ गए, ऐसे लिखोगे ना दो ब्रैकेट में एक्स √7 और एक्स माइनस √7, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही आ जाएगा। देखिए जब आपने दो भागों में तोड़ दिया तो एक्चुअली ये टूट तो गया लेकिन अब ये जो दो हिस्सों का पॉलिनोमियल बना है अभी एक्चुअली रेशनल नंबर के ऊपर का पॉलिनोमियल नहीं रह गया। क्यों, क्योंकि ये कोफिशिएंट 1 है, ये तो रेशनल है, लेकिन यहाँ कोफिशिएंट जो कांस्टेंट वाला टर्म है √7 है, रेशनल नंबर है ही नहीं। इसीलिए दो हिस्सों में फैक्टराइज तो हो गया लेकिन फैक्टराइज होने के बाद चूंकि सारे कोफिशिएंट रेशनल के ना होने के कारण आप कभी नहीं कहोगे कि यह रिड्यूस हो गया दो हिस्सों में। किसके ऊपर, फील्ड ऑफ रेशनल नंबर के ऊपर। अगर यही बात कह देता फील्ड ऑफ इरेशनल नंबर के ऊपर, जहाँ रेशनल लिखा है यही कह देता फील्ड ऑफ इरेशनल नंबर के ऊपर, तब ये रिड्यूसिबल हो जाता दो हिस्सों में। तब यहाँ पर क्या हो जाता है, रिड्यूसिबल हो जाता दो हिस्सों में, क्योंकि तब ये मान लिया जाता दो हिस्सों में टूट गया। लेकिन रेशनल नंबर के ऊपर इसको इरिड्यूसिबल आप मानेंगे। बात समझ रहे हैं, इरिड्यूसिबल क्यों होगा, क्योंकि इरिड्यूसिबल इसलिए होगा क्योंकि रेशनल नंबर के ऊपर आप इसको दो हिस्सों में नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो टूटा है इरेशनल में टूटा है, रेशनल में नहीं टूटा है। समझ गए। अच्छा इसका मतलब ये ऑप्शन क्या है, सही है। बात समझ गए, ये ऑप्शन सही है क्योंकि टूट ही नहीं सकता है रेशनल नंबर के ऊपर दो हिस्सों में। सिमिलरली एक्स स्क्वायर माइनस 3 इरिड्यूसिबल होगा ओवर द फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, बिल्कुल सही। ये भी नहीं टूटेगा क्योंकि टूटेगा तो एक्स प्लस √3 और एक्स माइनस √3 दो हिस्सों में टूटेगा, लेकिन √3 रेशनल नंबर है नहीं। जबकि यहीं रेशनल लिखा होता तब उस केस में इरिड्यूसिबल हो जाता, तब इरिड्यूसिबल नहीं रहता। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 भी इरिड्यूसिबल है क्योंकि नहीं टूटेगा। किसके ऊपर नहीं टूटेगा, रेशनल नंबर के ऊपर, इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन सही है। ये देखिए कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 इज रिड्यूसिबल, ध्यान दीजिएगा, रिड्यूसिबल मतलब रिड्यूस हो जाएगा, टूट जाएगा दो हिस्सों में ओवर द फील्ड ऑफ इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, ओवर द फील्ड ऑफ इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर में तो रिड्यूस हो ही जाएगा यार। ये भी सही बोल रहा है। तो आप कौन सा ऑप्शन सही मारोगे, डी, जिसमें ए बी सी सब के सब करेक्ट है, क्योंकि एक ही सिंगल करेक्ट एग्जाम में आएगा ना तो आपका डी करेक्ट आप मारिएगा एग्जाम में। समझ गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द कार्डिनैलिटी ऑफ अ फील्ड। कह रहा है इसमें से कौन सा किसी फील्ड की कार्डिनैलिटी नहीं हो सकता है। बात को ध्यान दीजिएगा, कौन सा फील्ड की कार्डिनैलिटी मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड ऑफ फील्ड। किसी फील्ड के अंदर इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट फील्ड के अंदर नहीं हो सकते हैं। हम आपको एक रिजल्ट बता रहे हैं, चाहे कोई फील्ड हो, चाहे इंटीग्रल डोमेन हो, चाहे स्क्यू फील्ड हो, उसकी जो कार्डिनैलिटी होती है, कार्डिनैलिटी मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंटों की संख्या हमेशा प्राइम पावर में होती है, सिंगल प्राइम पावर में। बात को ध्यान दीजिएगा, हमेशा फील्ड की जो कार्डिनैलिटी होती है वो सिंगल प्राइम पावर में होती है। सिंगल प्राइम पावर मतलब किसी एक ही प्राइम नंबर के पावर में होता है, दो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में नहीं टूट सकता। जैसे देखिए 10 है ना, तो 10 को आप 2 × 5 लिख पाएंगे। आप 10 को क्या लिख पाएंगे, आप 10 को 2 × 5 लिख पाएंगे ना, तो ये जो 10 आपका लिखा है ये 2 × 5 आप लिख पाएंगे। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो दो अलग अलग प्राइम के फैक्टर में टूट गया। इसीलिए 10 जो है किसी फील्ड की कार्डिनैलिटी नहीं हो सकती है।
समझ गए, 10 कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि फील्ड की कार्डिनलिटी कभी भी दो अलग अलग प्राइम फैक्टर में नहीं टूटता है, हमेशा सिंगल प्राइम पावर में होता है। 125 फील्ड की कार्डिनलिटी हो सकती है, क्योंकि देखिए 5 का पावर 3 है, एक सिंगल प्राइम के पावर में लिखा गया ना, इसीलिए ये हो सकता है। 8 भी हो सकता है क्योंकि ये 2 के पावर 3 है, ठीक है। 27 भी हो सकता है क्योंकि 3 के पावर 3 है, मतलब एक सिंगल प्राइम पावर में है। ऐसे 16 भी ऑप्शन में होता तो भी फील्ड की कार्डिनलिटी हो सकती है, क्योंकि वो 2 के पावर 4 है। ऑप्शन में अगर 32 होता तो भी कार्डिनलिटी हो सकता है, क्योंकि 2 के पावर 5 है वो। समझ गए, कहने का मतलब आपसे जब कहेगा कि कौन नहीं हो सकता है कार्डिनलिटी, तो आप उसमें से ढूंढेंगे ऐसा नंबर जिसको दो अलग अलग प्राइम के प्रोडक्ट में लिखा जाए, हमेशा ऑप्शन में मिल जाएगा। अगर ऑप्शन में कहीं 6 लिखा होता तो 6 बनता, 6 कभी किसी फील्ड की कार्डिनलिटी नहीं हो सकती, अर्थात 6 आर्डर का कोई फील्ड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 6 को अगर आप तोड़ेंगे तो 2 प्राइम के प्रोडक्ट में टूट जाएगा, 2 × 3 में टूट जाएगा, तो 6 किसी का भी कार्डिनलिटी नहीं हो सकता। 35 आर्डर का कोई फील्ड नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि अगर 35 आर्डर का फील्ड रहेगा तो इसको आप तोड़ोगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 में टूट गया, दो अलग अलग प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, तो 35 आर्डर का भी कोई फील्ड नहीं हो सकता। जो भी कोई फील्ड होता है उसका आर्डर सिंगल प्राइम पावर में होता है। बात समझ गए? तो आप इस तरह से ऑप्शन को देख करके बना सकते हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैं बता रहा हूं कि इस प्रश्न से कई सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं, एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न बनाए जा सकते हैं। अगर आप इस प्रश्न को खूब ध्यान से देख लेंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप कई सारे प्रश्नों को हल कर लेंगे। पहले हम इसमें लिखे हुए कुछ टर्म को आपको पहले बता दें। ईडी का मतलब लिखा है इक्विलिडियन डोमेन, पीआईडी का मतलब लिखा है प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, और यूएफडी का मतलब लिखा है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। आप कहीं लिख लीजिए। इसका डेफिनीशन अभी पढ़ने का आपके पास वक्त नहीं है, समझिए कैसे एग्जाम में प्रश्न आएगा डायरेक्ट वहाँ करने का, ठीक है। तो कह रहा है इक्विलिडियन डोमेन ये है, ये पीआईडी है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन है, और यहाँ फील्ड है तो फील्ड का नाम लिख दिया है। तो ये 60 फॉर्म होता है लिखने का। अच्छा, कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। कह रहा है कि हर इक्विलिडियन डोमेन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है, इधर से इधर इंप्लाई कर रहा है, हर इक्विलिडियन डोमेन प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है, हर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है। ठीक, ये सही है कि गलत है? दूसरे में कह रहा है कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन यूएफडी होता है, यूएफडी ईडी होता है, फिर कह रहा है यूएफडी पीआईडी होता है, पीआईडी ईडी होता है, कह रहा है हर यूएफडी फील्ड होता है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा ऑप्शन घर से पढ़ के आए थे, कौन सा मारना है। पक्का हम आपको एक तरीका बता रहे हैं याद करने का। देखिए, जो फील्ड होता है ना, फील्ड, इसको इन जनरल हम लोग एफ से लिखते हैं। हर फील्ड जो होता है वो इक्विलिडियन डोमेन होता है, ठीक, मतलब हर फील्ड क्या होता है, इक्विलिडियन डोमेन होता है, आप ऐसे बोल सकते हैं। और हर इक्विलिडियन डोमेन जो होता है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। हर इक्विलिडियन डोमेन क्या होता है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होता है। और हर प्रिंसिपल आइडियल डोमेन जो होता है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होता है। समझ गए? अब इस बात को ध्यान दीजिएगा, हर फील्ड इक्विलिडियन डोमेन होता है, लेकिन उल्टा नहीं आप चलेंगे कि हर इक्विलिडियन डोमेन फील्ड होता है, मतलब ईडी फील्ड को इंप्लाई नहीं कर सकता है, पीआईडी फील्ड को इंप्लाई नहीं कर सकता है, यूएफडी फील्ड को इंप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई फील्ड है तो ईडी होगा, और ईडी होने के नाते पीआईडी होगा, और अगर पीआईडी है तो यूएफडी होगा। मतलब कोई फील्ड है तो आगे के सारे रिजल्ट होंगे। अगर कोई इक्विलिडियन डोमेन है तो आप बैक नहीं जा सकते हैं, मतलब इक्विलिडियन डोमेन फील्ड नहीं हो सकता, लेकिन अगर इक्विलिडियन डोमेन है तो पीआईडी भी होगा और यूएफडी भी होगा। अगर कोई रिंग प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो पक्का वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगा। लेकिन आप पीआईडी से उल्टा मत जाइएगा कि पीआईडी है तो ईडी है। ध्यान दीजिएगा, इस तरह के बड़ी क्वेश्चन पूछेंगे तो कहेगा कि पीआईडी ईडी होता है तो आप तुरंत गलत मारेंगे, क्योंकि ऐसे रिवर्स नहीं जा सकते हैं। पीआईडी क्या होता है, यूएफडी होता है, कहेगा यूएफडी पीआईडी होता है, गलत, हर यूएफडी पीआईडी नहीं होता है। समझ गए? रिवर्स नहीं जा सकते हैं। ये बात समझ गए मेरी बात को? ठीक है। अच्छा, अब आप ये सोचेंगे एग्जाम में याद कैसे रहेगा, हम आपको बताएं। तो ये अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में देखिए, आपका
यहाँ पर देखिए, यहाँ से अगर आप देखिए तो आपको अल्फ़ाबेटिकल आर्डर दिखेगा। ई है ना, ई के बाद आपका क्या आता है, पी आता है, और पी के बाद क्या आता है, यू आता है, ठीक। और ये एफ वाला जो है आप शुरू में फील्ड को पहले रख लीजिएगा। तो यहाँ पर ई पी फिर यू आता है, ऐसे करके आप याद करिएगा तो आपको एक लाइन मिल जाएगी। अब इसी से इसमें चेक करिए, देखिए कौन बनता है, ई डी पी आई डी, ई डी पी आई डी सीधे चला है, ठीक है। पी आई डी यू एफ डी, अच्छा यहाँ से पी आई डी यू एफ डी में भी चल गया, ठीक है, पहला ही मिल गया आपको सही। फिर कह रहा है पी आई डी यू एफ डी होता है, पी आई डी यू एफ डी होता है, ठीक। फिर कह रहा है यू एफ डी ई डी होता है, फिर देखिए यू एफ डी से ऐसे रिवर्स भाग रहा है, तो रिवर्स भाग रहा है मतलब ये गलत है। यू एफ डी पी आई डी होता है, ये देखो सीधे यहाँ से रिवर्स जा रहा है, ऐसे उल्टा नहीं होता, इधर से इधर आप जा सकते हैं, यहाँ इधर से इधर गया है, इसीलिए तुरंत आप गलत मारिए। कह रहा है यू एफ डी फील्ड होता है, तो यू एफ डी से आप ऐसे उल्टा थोड़ी फील्ड पे आ पाएंगे, है ना, इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या है, गलत है। तो ये देखिए काम की चीज़ है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। मतलब हर फील्ड इधर से आप चलिएगा, इधर से आप रिवर्स किसी में नहीं जा सकते हैं, समझ गए बात। तो देखो प्रश्न एग्जाम में बहुत सारा इस पे बनेगा, ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कहीं लिख देगा एवरी यू एफ डी इज ए पी आई डी, तुरंत गलत मारिएगा क्योंकि यू से पी की तरफ गया रहेगा, ध्यान है ना। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, तमाम सारे ऐसे ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा कि अगर एफ एक्स और जी एक्स दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल हैं किसी रिंग के, आर एक्स लिखने का मतलब जानते हैं कि ये पॉलिनोमियल का रिंग है, मतलब आर एक्स जो है सारे पॉलिनोमियल्स के कलेक्शंस का रिंग बनाया गया है, समझ गए। अच्छा, फाइनाइट डिग्री के, तो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स का कलेक्शन है। तो कह रहा अगर एफ एक्स और जी एक्स दो नॉन जीरो पॉलिनोमियल्स हैं आर एक्स के, तो कह रहा निम्न में से इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। ये जानते हैं रेडीमेड बना बनाया रिजल्ट है, इसका प्रूफ भी हमने क्लास में कराया था कुछ बैचेज में जिसमें पढ़ाया था। आप इसका आंसर जब आप मारेंगे तो आपका इसमें आंसर जो होगा पहला वाला ही सही होगा, पहला वाला ही सही होगा, ये आंसर आपका गलत है। ये जो प्रोडक्ट है ये वाला भी गलत है, ये भी इधर से होता, लेस देन इक्वल टू होता तो ये भी सही हो जाता, प्रोडक्ट वाला भी। प्लस वाले में ये लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, इक्वल टू भी नहीं होता है, तो ये बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। आप बुक में देखेंगे तो ये रेडीमेड रिजल्ट है कि डिग्री आप दो पॉलिनोमियल को जोड़ करके उसकी डिग्री निकालिए तो हमेशा लेस देन इक्वल टू आएगा। मैक्सिमम आप एफ एक्स का डिग्री और जी एक्स का डिग्री, इन दोनों की डिग्री को देख लीजिए, इन दोनों के डिग्री में जो मैक्सिमम डिग्री होगा एफ एक्स और जी एक्स पॉलिनोमियल के दोनों की डिग्री में जो मैक्सिमम डिग्री होगा, है ना, उससे छोटा ही होगा दोनों के सम की डिग्री, समझ गए बात। ये चीज़ ऐसे आप देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको काउंटर एग्जाम्पल से भी वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें बहुत ज़्यादा काउंटर एग्जाम्पल नहीं देंगे। आप बस याद कर लीजिए सीधे सीधे इस रिजल्ट को कि ये लेस देन इक्वल टू होता है, ठीक है। क्लास रहता तो हम डिटेल में इसमें काउंटर एग्जाम्पल भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी फील्ड बन जाता है इफ एंड ओनली इफ, ये सीधे थ्योरम आया है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि सी आर यू फील्ड कब बनता है, हम आपको बताएं ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो है थ्योरम होता है कि सी आर यू इज फील्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज ए सिंपल रिंग। अगर वो कैसा रिंग हो जाए, सिंपल रिंग। आप जानते हो सिंपल रिंग क्या होता है, किसी रिंग को सिंपल रिंग तब कहते हैं जब उसके पास कोई प्रॉपर आइडियल ना हो। प्रॉपर आइडियल मतलब जैसे अगर आर रिंग है तो हर रिंग के पास दो आइडियल हमेशा होता है, एक तो आपका ये जीरो और एक आर खुद, इनके सिवाय अगर इनके बीच में कोई आइडियल मिले तो उसको प्रॉपर आइडियल कहते हैं। और अगर किसी रिंग में इस आर और इस जीरो के सिवाय बीच में कोई और आइडियल ना मिले तो ऐसे रिंग को सिंपल रिंग कहते हैं। तो अगर कोई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, अगर वो सिंपल रिंग हो जाए तो ऑटोमेटिक फील्ड हो जाता है, और इसका उल्टा भी सही है। इसीलिए सीधे थ्योरम होने के नाते आपने आंसर क्या मार दिया, इट इज ए सिंपल रिंग। फिर कह रहा चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन, इसमें आपको इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कह रहा कि अगर आर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा कि आर अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो आर एक्स हमेशा कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा। मतलब अगर आर अगर सी आर यू है तो आर एक्स भी सी आर यू होगा। आर अगर इंटीग्रल डोमेन है तो जब आप आर एक्स रिंग ऐसा बनाएंगे, समझ रहे हैं, रिंग का मतलब ये है, देखिए आर एक्स मतलब है कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पर समझिए जरा कि आर इंटीग्रल डोमेन लिया है तो यहाँ आर का मतलब इंटीग्रल डोमेन है, तो आर एक्स अगर कलेक्शन ऑफ कर पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसमें जो भी पॉलिनोमियल एफ एक्स लिया गया होगा उस पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट इस्तेमाल किया होगा, एक्स का कोफिशिएंट, वो कोफिशिएंट इंटीग्रल डोमेन का मेंबर होगा।
और जब ये आर एक्स बना है तो यहाँ आर कम्यूटेटिव रिंग यूनिटी है, तो इसमें उन पॉलिनॉमियल का कलेक्शन होगा जिनके कोफिशिएंट कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के होंगे। जैसे आर यहाँ डोमेन है, डोमेन मतलब होता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी विदाउट जीरो डिवाइजर को डोमेन कहते हैं, तो आर एक्स भी डोमेन होगा। आर अगर फील्ड है तो आर एक्स फील्ड होगा। पूछ रहा है इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है, हम आपको बता रहे हैं एक टेबल बना करके कैसे आप इनकरेक्ट चूज करेंगे। देखिए अगर आर सी आर यू रहेगा तो आर एक्स, यहाँ पर हम आर और आर एक्स ऐसे दो कॉलम बना देते हैं, ठीक। देखिए अगर आर सी आर यू है, अगर आर सी आर यू है तो ए भी सी आर यू हो जाता है, आर एक्स भी क्या हो जाता है, सी आर यू हो जाता है। अगर आर इंटीग्रल डोमेन है तो इधर वाला भी इंटीग्रल डोमेन हो जाता है, आर एक्स भी क्या हो जाता है, ये भी इंटीग्रल डोमेन हो जाता है, ठीक। तो आप सीधे सीधे ऐसे रिजल्ट मारिएगा आंसर जब भी मिलेगा। अच्छा अगर यह डोमेन है, आर क्या है, डोमेन है, तो इधर वाला भी डोमेन होता है, ठीक। अच्छा अगर ये फील्ड है, मतलब इधर वाला जो रिंग है आपका अगर ये फील्ड है तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जब फील्ड होता है एफ, तो कभी भी जब यहाँ पर आपका एफ एक्स बनेगा तो कभी भी फील्ड नहीं होगा, ये कभी भी फील्ड नहीं होगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मतलब अगर ये फील्ड है तो आपका ए फील्ड नहीं बनता इधर वाला। मतलब अगर आर सी आर यू है तो आर एक्स सी आर यू होगा, आर इंटीग्रल डोमेन है तो आर एक्स इंटीग्रल डोमेन होगा, आर डोमेन है तो आर एक्स डोमेन होगा, लेकिन अगर आर फील्ड है तो किसी भी कीमत पर आर एक्स फील्ड नहीं होगा। अच्छा एक बात और हम आपको बता दें, आर अगर फील्ड है तो आर एक्स सी आर यू भी हो जाता है, इंटीग्रल डोमेन भी हो जाता है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी हो जाता है, लेकिन कभी फील्ड नहीं बनता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन यही है डी वाला, कि फील्ड है तो आर एक्स फील्ड होगा, ये गलत कर रहा है, फील्ड कभी नहीं होगा, समझ गए। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हमारी तरफ से रिंग थ्योरी में पॉलिनॉमियल रिंग तक हमने कंप्लीट कर दिया। अगला जो मेरा लेक्चर होगा वो होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और वेक्टर स्पेसेस पर, जो दोनों को कंबाइन करके हम एक लेक्चर बनाएंगे जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और उसके बाद एक और हम लेक्चर बनाएंगे जो मैट्रिसेस पर होगा। तो कहने का मतलब दो और हम लेक्चर देंगे तो आपका पूरा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा समाप्त हो जाएगा। तमाम सारे बच्चे मैसेजेज में ये लिख रहे हैं सर मैकेनिक्स का आप एक क्वेश्चन पेपर बनाइए, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर मैकेनिक्स के साथ साथ रियल एनालिसिस का बनाइए। देखिए टाइम थोड़ा सा कम है और बनाने में भी थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इसको टाइप करना पड़ जाता है, तो और हम ऐसे क्वेश्चन को इकट्ठा भी करते हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में कर पाएँ, तो इसीलिए हम बहुत सारे पेपर्स को नहीं टच कर पाएंगे। जहाँ तक पॉसिबल होगा जिन जिन पेपर्स पे उस पर हम कोशिश करेंगे, ठीक है। बाकी जो है टीचर्स, आप जिस भी किसी कॉलेज में हैं वहाँ से आप टीचर्स आपको कुछ ना कुछ MCQ